नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज अड्डा। मैं हूं तमन्ना। यूपी के चुनावी दंगल में हर तरह से वोटरों का ध्यान खींचने की कोशिश हो रही है, फिर चाहे स्मार्टफोन के वादे हो या अपने प्रतिद्वंदियों पर कीचड़ उछालने का काम। और कभी कभी इस बयानबाजी में संकुचित मानसिकता भी एक्सपोज हो जाती है। बीजेपी से राज्यसभा के सांसद और यूपी के वरिष्ठ नेता विनय कटियार ने आज प्रियंका गांधी की काबिलियत की तुलना उनकी सुंदरता को माप कर दी। विनय कटियार का विवादित बयान के एक दिन पहले जेडीयू नेता शरद यादव को लगा कि वोट की इज्जत बेटी की इज्जत से ज्यादा है। ये हमारे सम्माननीय नेता हैं, संसद में बैठते हैं, कानून बनाते हैं। जरा सुनिए ये महिलाओं के बारे में क्या सोच रखते हैं। उनसे ज्यादा तो बहुत सी सुंदर और भी महिलाएं, लड़कियां हैं जो स्टार कैंपेनर हैं, हीरोइन हैं, कई कलाकार हैं। बेटी की इज्जत से भी वोट की इज्जत बड़ी है। बेटी की इज्जत जाएगी तो गांव मोहल्ले की इज्जत जाएगी, और वोट एक बार बिक गया, एक बार गड़बड़ हो गया तो इलाके की, देश की, सूबे की इज्जत और आबरू और आने वाला सपना पूरा नहीं होगा। एक प्रियंका गांधी की खूबसूरती को ही उनकी सबसे बड़ी काबिलियत समझते हैं, तो दूसरे वोटों की तुलना बेटियों की इज्जत से करते हैं। इन बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया तो आनी ही थी। पूरे देश की महिलाओं का अपमान जिस भाजपा और उनके नेताओं ने किया है, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके अध्यक्ष अमित शाह जी को न केवल माफी मांगनी चाहिए, परंतु विनय कटियार के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करनी चाहिए। निहायत निंदनीय बयान है और ये विनय कटियार और बीजेपी की मानसिकता को दर्शाता है। इसमें उनको किसी महिला पर इस तरह के कमेंट करने का न अधिकार है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। शरद यादव इस तरह की भाषा का इस्तेमाल पहली बार वो भी नहीं कर रहे हैं। वो तो पहले भी उनकी वजह से आज तक महिला आरक्षण विधेयक पास नहीं हुआ, वो तो जहर खाने तक के लिए तैयार थे। तो महिलाओं के खिलाफ जिस तरह वो खड़े रहे अपनी पूरे राजनीतिक जीवन में, और फिर भी महिलाएं उनको वोट देती रही हैं, ये एक तरह का विरोधाभास है राजनीति का। विनय कटियार के भद्दे बोल का सीधा और सटीक जवाब खुद प्रियंका गांधी ने दिया, ये कहकर कि ये बयान महिलाओं के बारे में बीजेपी की मानसिकता दर्शाता है। लेकिन ये मानसिकता एक पार्टी तक सीमित नहीं है। मुलायम सिंह यादव से लेकर दिग्विजय सिंह तक ऐसे अनेक नेता मिल जाएंगे जो महिलाओं के बारे में अनाप शनाप बयान दे चुके हैं, और बयानों के बाद अक्सर सफाई भी आती है, जो आज भी आई। जैसे बेटी से प्यार करते, मोहब्बत करते, उसी तरह वोट से भी उतना ही लगाव रखना चाहिए। तब समाज अच्छा बनेगा, तब देश अच्छा बनेगा, तब सरकार अच्छी बनेगी। लेकिन विनय कटियार के बयान के पीछे एक और पहलू भी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के बाद प्रियंका गांधी बड़े चेहरे के रूप में उभरी हैं। प्रियंका को बार बार कांग्रेस का तुरुप का पत्ता बताया जाता है। क्या इसको देखकर ही विनय कटियार ने ऐसा हमला किया है? और क्या वाकई प्रियंका गांधी इस चुनाव में सपा कांग्रेस के लिए एक्स फैक्टर साबित होंगी? देखिए इस पर बड़ी बहस आगे। तो ऐसी क्या मजबूरी है या ऐसी कौन सी मानसिकता है, सोच है, जिसके कारण हमारे नेता बार बार महिलाओं का अपमान करते हैं और उसको लेकर वो फिर सफाई में अपोलोजाइज करने को भी तैयार नहीं है? आज दोनों विनय कटियार और शरद यादव ने अपने बयानों के लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया। क्या उनको माफी नहीं मांगनी चाहिए? ऐसे नेताओं पर क्या उनकी पार्टी एक्शन लेगी? और प्रियंका गांधी पर वार के पीछे असली कहानी क्या है? क्या प्रियंका वाकई सपा कांग्रेस के लिए एक्स फैक्टर साबित होगी? उनकी स्टार कैंपेनर है, कितने वो क्राउड या वोट दिला पाएगी? इस सब पर आज हम चर्चा करेंगे आवाज अड्डा में। हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र तनेजा, कांग्रेस के प्रवक्ता संजय झा, राजनीतिक विश्लेषक मनीषा प्रियम, सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील ऐश्वर्या भाटी, साथ ही हमारे साथ है दो वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे और राम कृपाल सिंह। हम आपसे भी आज सवाल पूछ रहे हैं प्रियंका गांधी को लेकर। क्या आपके मुताबिक वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के लिए यूपी के चुनाव में कोई कमाल कर पाएंगी? अपनी राय जरूर दीजिए हमें ट्विटर और एसएमएस के जरिए। आइए हम चर्चा शुरू करते हैं। नरेंद्र तनेजा जी, मैं मान के चल रही हूं कि आप विनय कटियार के जो बयान है उनको आज डिफेंड नहीं करेंगे, लेकिन क्या कहेंगे आप उसके बारे में?
देखिए, इस तरह के जब बयान आते हैं, चाहे वो विनय कटियार जी का आए, चाहे वो शरद यादव जी का आ जाए, या दिग्विजय सिंह जो मनीषा नटराजन के बारे में उन्होंने बोला था वो आए, या सुशील शिंदे साहब जब गृह मंत्री थे जय भादड़ी को उन्होंने रुलाया था क्या स्टेटमेंट देके वो आए, या कांग्रेस के नेता सुशील शर्मा जिन्होंने तंदूर कांड किया था, टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और क्या क्या बोला था। तो देखिए, हमारे पास दो विकल्प होते हैं। मेरे सामने तो इस समय दो विकल्प है। एक तो यह है कि मैं इस पर बैठकर राजनीतिक बयानबाजी करूं, और दूसरी मैं ये देखूं कि ये मुद्दा जो है जिस हिसाब से आते हैं, जिस तरह की बातें आती हैं, भारत जैसे देश में जहां सुबह से लेकर शाम तक हम भारत माता की जय बोलते हैं, और हमारे यहाँ की प्रमुख जितनी भी जिनकी हम पूजा करते हैं, चाहे सरस्वती हो या लक्ष्मी हो, सब महिलाएं हैं, ताकत की देवी हो या वेल्थ की हो। तो हम इस पे तो मुझे लगता है मेरे अपने हिसाब से किसी भी तरह के अपशब्दों का प्रयोग करना माओं के बारे में, बहनों के बारे में, भारत जैसे देश में जहां हमेशा पूजा होती है, तनेजा जी, तो वो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। एक तो दिक्कत ये है कि एक दूसरा, एक सेकंड मैं कंप्लीट कर लूं, एक तमन्ना, एक मिनट सर, आपने पूरी लिस्ट गिना दी और बिल्कुल सही है, हम भी बता रहे हैं, मेरे पास भी लिस्ट है, मैं भी दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ कि कौन से नेताओं ने क्या क्या कहा है, और वो हर पार्टी से हैं, उसमें से कई आपके पार्टी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं और पार्टियों के भी हैं। सवाल ये है कि नेताओं के साथ क्या रिएक्शन होता है ऐसा बोलने पर, उनको क्या दंड मिलता है? कुछ नहीं। उनको क्या खामियाजा भरना पड़ता है? कुछ नहीं। और जब तक उनको इसका कोई दंड ना मिले, कोई परिणाम ना मिले, ऐसे ही चलते रहेगा। देखिए, मैंने जैसे कहा कि जब इस तरह के कुछ लोग बोलते हैं, इस तरह के बयान देते हैं, चाहे वो उसको राजनीति के अंदर हो या राजनीति में ना हो, किसी और समाज के क्षेत्र में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, मीडिया में हो, संस्कृति कहीं भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। सवाल इस बात का है, कोई भी वो व्यक्ति जो कुछ बोलता है और वो व्यक्ति इतना अहमियत रखता है कि मीडिया उसको कवर करता है, देश उस पर ध्यान देता है, उनको बोलने से पहले सोचना चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड के अंदर हो। मेरा ये मानना है कि हमारी पार्टी में 11 करोड़ सदस्य हैं, तमाम महिलाएं हैं, करोड़ों, है ना। तो और दूसरी बात यह है कि क्या कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं बोल दूं या कोई भी बोल दे, क्या वो पूरे 11 करोड़ लोगों की आवाज होगी? क्या वो भारतीय जनता पार्टी की आवाज हो गई? या कांग्रेस में दिग्विजय सिंह जी ने बोला, क्या वो पूरी कांग्रेस की आवाज हो गई? जवाब है नहीं होना चाहिए। और खासतौर से आज के जमाने में जहां पे आप कुछ भी बोलते हैं, देश के अंदर एक 30 सेकंड में वो आवाज पहुंच जाती है। और उससे भी बड़ी बात है हमारी सोच का। क्या 2016 के अंदर वो भारत जो इतनी पुरानी सभ्यता है, जहां महिलाओं बहनों का हमेशा इज्जत ही नहीं पूजा हुई है, वहां पे इस तरह के शब्द बोलना, चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, मुझे लगता है कि वो सोच समझ के बोलना चाहिए। और ऐसा कोई शब्द हमको नहीं बोलना चाहिए जो हमारी मूल परंपरा, जिसमें हमने हमेशा महिला की खाली इज्जत ही नहीं करी, हमने पूजा करी है, उस देश में, उस धरती पर बोलने से पहले लोगों को सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचना चाहिए। लेकिन आज, और मनीषा प्रियम जी, नरेंद्र तनेजा जी अपनी राय बता रहे हैं, लेकिन आज यहां पर वो बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में है, इसलिए क्या हमको ये नहीं जानना चाहिए कि बीजेपी इसके बारे में क्या करेगी? क्या ये आंसर काफी है कि देखिए सब करते हैं, उनको नहीं करना चाहिए? क्योंकि यही कहकर छूट मिलती है नेताओं को बार बार। अब अबू आजमी ने कुछ दिन पहले बैंगलोर में जो घटना हुई, उस पर क्या कहा कि ऐसे कपड़े पहनेंगे तो यही होगा। उनके साथ क्या हुआ? कुछ नहीं। इसको भी हम भूल जाएंगे 2-3 दिन के बाद? नहीं, देखिए, ये दौर जो है एक नया दौर है, और मैं आग्रह करूंगी कि भाजपा के जो प्रवक्ता हैं, विशेष रूप से आज वो बिल्कुल कोई भी दल और कोई भी ऐसा कहे के बदले सीधा सीधा ये कहें कि विनय कटियार का ये जो बयान है ये भयानक ही आपत्तिजनक है। और चूंकि उन्होंने कहा कि वो महिलाओं की पूजा करते हैं, हम तो नहीं मानते कि हम पूजनीय हैं, हम सिर्फ ये समझते हैं कि हम बराबर हैं। तो आप कहें कि चूंकि हम पूजा करते हैं इसलिए हम समझते हैं कि आपने हमारे मानित जो भगवान हैं उनका अपमान किया है, और सीधा सीधा ये तीर जो है जिस मुंह से निकला है उधर ये तीर चलाया जाए, ताकि ये कोई भी कहे, किसी ने भी कहा, अमुक ने कहा, तो अमुक के नाम पर उन्होंने कुछ दिया। मैं ये भी बता देती हूँ कि एक कोई अमुक था जिसने ये भी कहा था कि किसी जगह की, किसी शहर की सड़क जो थी वो किसी हीरोइन के गाल जैसी थी, और वो हीरोइन, तो ये अमुक फला, इससे नहीं, सीधा सीधा उन्होंने महिलाओं पर यह आक्षेप किया है, और बिल्कुल एक रिकॉर्डेड 24 आवर लाइव टाइम में है। अगर हमारे माननीय और ईश, जो कि आप पार्टी प्रवक्ता होते हैं, आप कहते हैं कि आराध्य हैं हम, मैं नहीं मानती हम आराध्य हैं, लेकिन हमको बराबर साधारण पने का ही जो दर्जा है, ऐसा असाधारण जो उन्होंने कहा कि इससे सुंदर तो वो है, इससे सुंदर तो ये है, तो मैं ये कहती हूं कि जिस धरती पर वो है और जिस भाषा में आप कह रहे हैं, उसमें जीव का ये काम है कि जिह्वे सदैवम भज सुंदराणी,
जीभ का काम है कि हमेशा सुंदर बात बोले, तो कम से कम सुंदरता की अवहेलना करने के लिए, सुंदरता की अवहेलना करते समय महिला की उपमा जो है उन्होंने एक नीच जलील तरीके से दी। इसके लिए पार्टी उनके नाम से एक नाम दर्ज बयान और एक माफीनामा दे दे। मैं ये नहीं मानती कि विनय कटियार जी का ये कहने का मतलब है कि आपके पार्टी का रुख ऐसा है, बिल्कुल ऐसा मैं नहीं मानती। मैं अति सम्माननीय तरीके से यह अनुरोध करना चाहती हूं कि जिस भी दल में, और बिल्कुल हम लोग को अलर्ट रहना चाहिए कि जिन समाजवादियों के बीच में और कुछ लोगों का, नेताओं का नाम आपने लिया, जहां क्लियर कट वो नहीं थे कि महिला को क्या करें हम, वहां अब ऐसी हालत हो गई है कि महिलाएं अब एक वोट बैंक बन गई हैं और उन्हीं के अगुआ नेता श्री परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को महिला वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए कई कदम उठाने पड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में आप देखिए महिलाओं को आगे कदम बढ़ाना पड़ रहा है। बिल्कुल, जो तो आप बात समाजवाद कह रही की हैं। धारा भी आगे बढ़ चुकी है, समाजवाद की धारा भी आगे बढ़ चुकी है। और राजनीतिक दल से मेरा आज बिल्कुल एक हाथ जोड़ के अनुग्रह रहेगा कि इतना नंदनीय और शर्मनाक बयान है कि उनके नाम पे कम से कम आप एक बयान तो दर्ज कर दीजिए। और नीतीश कुमार को भी ये करना चाहिए, नीतीश कुमार को भी यही करना चाहिए। शरद यादव जब कहते हैं कि बेटी की इज्जत से ज्यादा वोट की इज्जत है, बेटी की इज्जत जाती है तो पूरे गांव की इज्जत जाती है, लेकिन वोट की इज्जत जाती है तो देश की इज्जत जाती है, उनको भी शर्मिंदा होना चाहिए। इसलिए तनेजा जी मैं फिर से आपके पास आती हूँ और मनीषा जी ने जो कहा, जो आग्रह किया, उस पर आप बोले। आज ये कहने से आप बच नहीं सकते। देखिए सब ऐसे हम सबकी निंदा करते हैं। आपके पार्टी के बड़े नेता है विनय कटियार। तमन्ना जी देखिए, आपको याद होगा हमारे ये नेता थे दयाशंकर जी, उन्होंने जो है क्या बयान दिया था और पार्टी ने उसके ऊपर जो है क्या एक्शन लिया था पूरा देश जानता है। हाँ। जो मनीषा जी ने पहले कहा, मैं बिल्कुल इससे सहमत हूं, हर बात से मैं सहमत हूं, मैं बिल्कुल इसमें असहमत होने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती इसके अंदर। अब आज कोई भी जो है इसको लेकर के, हम सबके घर में जो है माएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, किसके नहीं है? अच्छा, और उसमें आज के वक्त में और हमारी पार्टी, हमारी सरकार जो बेटियों को लेकर के पूरा कार्यक्रम लेके आई हुई है, हमारे प्रधानमंत्री जो इसको लेकर कितना कमिटेड है, आप उठा करके देखिए कितने हमने उस पर कैंपेन चला रखे और कितनी शिद्दत से इस पर काम कर रहे हैं। तो इसलिए जहां तक अब ये आया है, पार्टी जो है, पार्टी के अंदर अपने ढांचे, स्ट्रक्चर्स होते हैं, अपने तरीके होते हैं, पार्टी ने जरूर इसका नोटिस लिया होगा। और आप थोड़ा वेंकैया नायडू जी ने तो पहले ही इस पर बयान दे दिया, उन्होंने उस पर बिल्कुल उन्होंने कहा है कि इस तरह के शब्दों का नहीं प्रयोग होना चाहिए। उन्होंने एक तरह से अपनी आपत्ति इसको जो है दर्ज कराई है। और आप, मुझे लगता है कि पार्टी के अंदर एक ठीक है तरीका होता है, उसके हिसाब से वो उसको देखेंगे। लेकिन मैं आपको यही कह रहा हूं, मैं प्रवक्ता हूं, मैं पार्टी की भावना बोल रहा हूं, है ना। और इसीलिए मेरा ये कहना है कि कोई भी हमारी पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर, प्रधानमंत्री, पार्टी अध्यक्ष, सारे सदस्य कौन इस तरह की, देखिए हमारी पार्टी तो इस तरह की भाषा उसको स्वीकार ही नहीं करती है। नहीं, स्वीकार नहीं करती है, निंदा करती है, लेकिन क्या करती है ये तय करने के लिए कि अगले बार से ऐसा ना हो, ये मेरा आपसे सवाल है। जी संजय झा। तमन्ना जी बात सुनिए। संजय झा को कहा कि इसको हम चाहें तो इसको पॉलिटिकल, इसको स्पिन देते रहे। पॉलिटिकल है जी ने क्या कहा, आप अगर विनय कटियार एक नेता है, प्रियंका गांधी एक नेता है, प्रियंका गांधी एक नेता है, विनय कटियार एक नेता है, संदर्भ उसका प्रचार का है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। नहीं, मैं लेकिन अब यह है कि जैसे दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा, मैं उसको टेलीविजन पे दोहराना भी नहीं चाहता हूँ। इतना खराब वो भाषा थी, उसको दोहराना ही। बिल्कुल आप बोल सकती है, मैं नहीं बोलूंगा। संजय झा, मैं उन शब्दों को नहीं बोलूंगा। तमन्ना जी, मैं ये कहूंगा कि ये विषय राजनीति का विषय है, इस पर हम झिझकते नहीं तो सही होगा। क्योंकि आज भी अमेरिका में यदि डोनाल्ड ट्रंप ने अबॉर्शन के खिलाफ, एक्चुअली उन्होंने अबॉर्शन के खिलाफ एक तरीके से एक डिसीजन लिया, एक निर्णय लिया है, ये यही बताता है कि राजनीतिक दल का क्या उनका नजरिया है, उनका विचारधारा क्या है महिला वर्ग के तरफ, ये एक राजनीतिक विषय है। और मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि यहाँ पर इस बात को कैसे तनेजा जी नकार सकते हैं कि उनके एक और जाने माने नेता साक्षी महाराज ने कितने बार कहा है, और ढेर सारे नेताओं ने उत्तर प्रदेश में कहा है कि हम चाहते हैं कि हिंदू महिलाएं कम से कम 4 बच्चों को वो पैदा करें। तो आप क्या समझते हैं कि क्या महिलाएं एक तरीके से बच्चों का उत्पादन, यही उनका एक जिंदगी में उनका एक लक्ष्य है? तो मैं समझता हूं कि ये विषय एक विचारधारा का है,
ये मैं समझता हूं कि ऐसा एक सोच है, एक नजरिया है जिसको आप अचानक इसमें आप कोई परिवर्तन या सुधार नहीं देखेंगे। संजय झा जी, जब प्रियंका गांधी एक मिनट जब प्रियंका गांधी वो गलत है, इसलिए जब प्रियंका गांधी इसके रिस्पॉन्स में इस तरह का वो गलत है। प्रियंका गांधी का इस पर क्या रिस्पॉन्स था उसे देखते हैं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। प्रियंका गांधी ने इसे एक राजनीतिक रंग दिया अपने जवाब में। उनका पूरा हक है कि उसका वो जवाब दे, और उनका जो जवाब था ये था कि विनय कटियार का बयान महिलाओं के प्रति बीजेपी की मानसिकता को दर्शाता है। तो सीधे सीधे प्रियंका गांधी ने विनय कटियार के बद्धे बोलों को उनकी पार्टी के साथ जोड़ दिया और यूपी के चुनाव के माहौल में उसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाया है। क्या आप आज संजय झा ये दावा कर सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी या आपके जो आज सहयोगी दल हैं उनके किसी नेता ने कभी भी महिलाओं के खिलाफ कोई ऐसी बेकार टिप्पणी नहीं की है? तमन्ना जी, मैं आपके प्रश्न का जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपके दूसरे प्रश्न का जवाब पहले दूंगा कि हर राजनीतिक दल से किसी न किसी शख्स ने कभी न कभी कुछ न कुछ गलत नकारात्मक बयान दिए हैं, और इसका मैं कड़ी निंदा करता हूं, चाहे हमारे भी पार्टी के कुछ लोग क्यों न हो। लेकिन मैं यहां पर मैं समझता हूं कि महत्वपूर्ण विषय ये है, प्रियंका गांधी जी ने जो कहा है वो भारतीय जनता पार्टी की सोच है। उसका मैं आपको दो उदाहरण दूंगा। यहाँ पर तनेजा जी ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ जो प्रोग्राम है उसके बारे में चर्चा की। क्या नरेंद्र तनेजा जी ये जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था चुनाव से पहले? बेटी बचाओ, क्योंकि बेटी यदि नहीं बचाओगे तो आपको बहू कहां से मिलेंगे। आपको लगता है कि ये कोई एक आधुनिक सोच है? ये तो मैं समझता हूं कि बहुत प्राचीन और घटिया सोच है। और क्या नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही, मैं समझता हूं कि घिनौनी एक बयान नहीं किया था उन्होंने कि 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड, उन्होंने, आप जानते हैं किसके बारे में उन्होंने कहा था? अब आप जी जब पार्टी के सबसे, जो मैं समझता हूं कि जो प्राथमिकता में जो उनके नेता है, उनके जो नेता लोग जो है, यदि उनसे ऐसे बयान आएंगे तो आज आप साक्षी महाराज विनय कटियार की कोई निंदा नहीं करेगा। और ये सच्चाई है, कोई मामूली नेता नहीं है। दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, और आपकी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और चाणक्य हैं। उन्होंने जो महिलाओं के बारे में बोला, ये क्या पूरी पार्टी की ओपिनियन आप मानते हैं? आप कहिए ये पूरी पार्टी की ओपिनियन है, ये पार्टी की ही लाइन है। उन्होंने पार्टी की जो पूरी फिलॉसफी या महिलाओं को लेकर के दर्शन है उसका उन्होंने अभिव्यक्ति करी। कहिए इस बात को, ऐसा आप भी मानते हैं? आप कहेंगे ऐसा नहीं है। देखिए, कोई अगर जो है और दूसरा कोई होता है वो तो तनेजा जी, आपने उनको चुप करा के बेंगलुरु में मास मोलेस्टेशन के बाद कर्नाटक सरकार के होम मिनिस्टर ने क्या कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, उनकी क्या संवेदनशीलता की कमी थी। ये सारी बातें हैं और हर पार्टी में हम फिर बोलते हैं कि हर पार्टी में है, लेकिन ऐश्वर्या भाटी जी बिल्कुल गलत है। जिस पार्टी की है वो गलत है। ऐसा क्या किया जाना चाहिए कि ये रुक जाए? अब देखिए, हर जो प्रवक्ता है वो कहते हैं ये गलत है, हम इसको एंडोर्स नहीं करते, हम इसकी निंदा करते हैं, और उसके बाद कहानी खत्म हो जाती है। क्या ये सिलसिला कभी रुकता है? देखिए तमन्ना जी, अभी तक जो सारा डिस्कशन हुआ है वो सारी बात इसमें यही आई है कि किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी न किसी नेता ने कोई न कोई ऐसा महिलाओं की डिग्निटी को असॉल्ट करता हुआ, महिलाओं की जो रेस्पेक्ट है उसको छलनी करता हुआ बयान जरूर दिया है। और थैंक गॉड आज हम पिछली सेंचुरी में नहीं है जहां महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था। आज हम एडल्ट सफरेज, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के जमाने में है। और अमेरिका, हिंदुस्तान की बात क्या, अमेरिका का भी अगर एग्जाम्पल दें तो जो अमेरिका की फर्स्ट लेडी है मिशेल ओबामा का ये कहना था कि देयर आर सो मेनी टाइम्स व्हेन आई फील दैट पीपल आर नॉट लुकिंग एट मी टू लुक एट माई एक्सपीरियंस और माई इंटेलेक्ट, बट दे आर जस्ट लुकिंग एट माई बॉडी। तो द प्रॉब्लम इज कि ये जो मानसिकता है ना, जब हम आज की डिबेट तो आज एक बात बयान की डिबेट हो रही है, लेकिन जब हम बात करते हैं महिलाओं के अगेंस्ट में जो ऑफेंसेस बन रहे हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं, वो इंडिया में नहीं वर्ल्ड ओवर जो सब बढ़ते चले जा रहे हैं, उसको रोकथाम कैसे लगेगी? जो एक संकुचित मानसिकता की बात करते हैं उसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो नेता हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो स्टार्स हैं,
ये रोल मॉडल्स होते हैं सोसाइटी के, दे आर सपोज टू लीड द सोसाइटी, लीड द नेशन। जब ये इस तरह की बातें करते हैं विच कंप्लीटली असॉल्ट द डिग्निटी ऑफ अ वुमन, तो इससे एक आम आदमी को बहुत गलत मैसेज जाता है कि ये चलता है, ये एटीट्यूड ठीक है, ये एटीट्यूड सही है, ये एटीट्यूड रोल मॉडल का एटीट्यूड है और मैचो एटीट्यूड है। तो इससे जो परकोलेशन होता है सोसाइटी में, दैट इज अ वेरी वेरी नेगेटिव थिंग। और आई थिंक टाइम हैज कम कि जो इस तरह के नेता जो पब्लिक डोमेन में इस तरह की बातें करते हैं, उनको महिलाओं के अगेंस्ट में जो ऑफेंसेस होते हैं उसके अबेटमेंट, उसके इंसाइटमेंट और उसके इंस्टिगेशन के लिए बुक किया जाना चाहिए। और महिलाओं को भी दे विल हैव टू स्टैंड अप एंड दे विल हैव टू से नो। और एडल्ट फ्रेंचाइज है, अपने वोट के राइट को ढंग से इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि 50% की पॉपुलेशन की डिग्निटी की बात अगर इस देश में आज भी प्रॉपरली नहीं हो सकती, तो फिर महिलाएं अपने अधिकार को प्रॉपरली यूज क्यों नहीं करें? हमारा देश है जहां प्राइम मिनिस्टर महिला रही है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट रही है महिला। क्या उन हर वॉक ऑफ लाइफ में विमेन हैव, क्या आज उन पार्टियों की भी जिम्मेदारी नहीं है? क्योंकि ये तो बस शुरुआत है अभय दुबे जी, ये बस शुरुआत है पूरे यूपी के चुनाव के दंगल की। बहुत सारी चीजें अभी बोली जानी है, बहुत सारे बयान आएंगे, बहुत सारे प्रचार के तरीके होंगे, वोटरों को आकर्षित करने के तरीके होंगे। तो एक मैसेजिंग क्या पार्टी के हाईकमांड से नहीं जानी चाहिए? निश्चित रूप से जानी चाहिए, लेकिन मैं ये मानता हूं कि पार्टी का हाईकमान भी मैसेज दे देगा। विनय कटियार के खिलाफ मान लीजिए थोड़ी बहुत कार्रवाई भी हो जाएगी। दयाशंकर सिंह के खिलाफ तो कार्रवाई की थी भाजपा ने, लेकिन दयाशंकर सिंह के खिलाफ जो कार्रवाई की थी उसका मैसेज तो विनय कटियार को नहीं मिला। तो इसका सीधा मतलब यह है कि केवल अनुशासन की कार्रवाई तो की ही जानी चाहिए। मैं इस मांग से पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन अनुशासन की कार्रवाई करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये एक ज्यादा पुरानी बीमारी है, बहुत पुरानी बीमारी है। ये बीमारी महिलाओं के राजनीति में जो नेतृत्वकारी गुण हैं, उन गुणों को उपेक्षा की दृष्टि से देखती है और उनके सौंदर्य और उनके देह संबंधी जो पहलू हैं उनको उभार कर उन गुणों को उनके पीछे छुपा देना चाहती है। इसके पीछे एक डर काम कर रहा है, बड़ा गहरा डर काम कर रहा है। वो डर ये है कि कहीं महिलाएं एक राजनीतिक समुदाय के रूप में, एक पॉलिटिकल कम्युनिटी के रूप में न उभर आए। यही वो डर है जिससे कई पार्टियां और कई नेता जो 30% आरक्षण की मांग है, जिसको लोकसभा ने पास कर रखा है, लेकिन दूसरी जगह पर पास उसको नहीं होने दिया जाता है, वहां पे वो आरक्षण की मांग क्यों नहीं पास हो पा रही? क्योंकि जैसे ही महिलाओं को राजनीतिक आरक्षण प्राप्त होगा, वो सारे देश के स्तर पर एक बहुत ही विशाल और शक्तिशाली राजनीतिक समुदाय के रूप में उभर आएंगी। उस वक्त वो इस क्षमता से लैस होंगी कि वो ऐसे तमाम लोगों की एक ब्लैक लिस्ट बनाए, एक काली सूची बनाए, जिसमें शरद यादव का नाम हो, जिसके अंदर विनय कटियार का नाम हो, उसके अंदर दयाशंकर सिंह का नाम हो, और ऐसे ही तमाम लोगों का नाम हो, चाहे वे किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हों। और उस काली सूची के बाद में उस काली सूची को सामने रखकर प्रचार किया जाए। ऐसे नेताओं का महिलाओं की जिंदगी में जो आधा आसमान और आधी जमीन है, उसके दायरे में ऐसे नेताओं का हुक्का पानी पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए। केवल यही एक तरीका हो सकता है जिससे हम राजनीति को वास्तव में जेंडर डेमोक्रेसी की तरफ ले जा सकते हैं, क्योंकि कोई भी पार्टी, कोई भी नेता राजनीति को जेंडर डेमोक्रेसी की तरफ नहीं ले जाना चाहता, इसीलिए महिलाओं के राजनीतिक आरक्षण का विरोध होता है। नहीं, और दूसरी तरफ ये जो अटैक है, इसके पीछे आप क्या देखते हैं रामकृपाल जी? इसके पीछे जो राजनीति है वो किस तरह से नजर आती है? क्योंकि विनय कटियार से पूछा गया था स्पेसिफिकली कि प्रियंका गांधी स्टार कैंपेनर होंगी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की, इस पर आपका क्या कहना है? और वहां पर उन्होंने कहा कि इनसे तो सुंदर हमारे पास लोग हैं। यानी वो क्या मैसेजिंग देना चाह रहे थे कि सुंदरता अगर है एक महिला नेता में तभी क्राउड आएंगे, या वही उनका सबसे बड़ा गुण है? तमन्ना जी, अब विनय कटियार ने जो कहा है मैं उसको अपने जुबान से दोहराना भी नहीं चाहता, और मुझे लगता है कि उसको दोहराना ठीक भी नहीं है। और उनका मकसद क्या रहा हो, मैं अगर बहुत हार्श अगर शब्द कहूं तो विक्षिप्त मानसिकता का विश्लेषण मैं नहीं कर सकता हूं कि क्यों हुआ ऐसा। मैं इसको एक ही बात कहूंगा, तमन्ना जी, जो आप मूल सवाल पहले आपने एक उठाया था कि दंडित क्यों नहीं किया जाता, ये जो तमाम प्रवक्ता हैं जो प्रवचन दे रहे हैं, एक चीज मैंने देखी है कि ये जैसे किसी बड़े बाप का बेटा जो होता है ना, वो मोहल्ले में जाकर के गुंडई करता है, गाड़ी से किसी को रौंद देता है, उसके दिमाग में यह रहता है कि मेरा परिवार, मेरे पिताजी बाकी रसूख वाले हैं, मुझे बचा लेंगे। ये तमाम नेता ये जानते हैं कि ये पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट जो है
वो इरेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी लाइन वो कुछ भी कहेंगे उनकी रक्षा करेगा, क्योंकि कोई एक्शन इसलिए नहीं लेगा क्योंकि उसको हमेशा वोट, जो शरद यादव जी ने कहा था कि वोट, नारी की इज्जत अगर वो जाती है अपने कहीं उसकी इज्जत उठ जाती है तो गांव की बदनामी होगी, लेकिन अगर वोट गलत पड़ गया तो देश की बदनामी होगी। ये बताइए, अभी मैं देख रहा था जब आपने शुरुआत में की तो कुछ बाइट्स आपने दिखाई थी जी। मैं जरा देख रहा था कि ईमानदारी से लोग क्या कहते हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने, दोनों प्रवक्ताओं ने हमला किया बीजेपी पर और साफ निकल गए। मैंने देखा किसी ने शरद यादव का नाम नहीं लिया क्योंकि वो उनके अलायंस है। मेरा मानना यह था कि जो शरद यादव जी ने कहा और जो विनय कटियार ने कहा घोर निंदनीय है। और ये जो चाहे बीजेपी हो चाहे ये लोग हों, जो प्रवक्ता लोग बता रहे हैं कि हमने पिछले 50 सालों में ये किया, क्या किया आपने? किसी को बताइए ना, इसके लिए किसी को आपने क्या दंडित किया? कोई दंड नहीं दिया है। माफ कीजिएगा, ये करना ये भी एक छुपी होती है। गांव में कहावत है कि किसी को मार दो बाद में माफी मांग लेना, ये स्ट्रेटजी होती है। देखिए, हकीकत यह है कि ये सब के सब संदिग्धों का एक संयुक्त परिवार है, ये पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, जिसमें इस तरह के काम की वो एक तरह से इनडायरेक्टली छूट है कि वोट कैसे भी मिले किसी भी चीज पर। और कई बार लोग गलत अपने ही बयानों से अपना नुकसान उठाते हैं। जैसे अभी आपने कहा प्रियंका जी पे जिस तरह से भद्दी टिप्पणी की गई, प्रियंका जी ने बहुत अच्छा उसका एक पॉलिटिकल इस्तेमाल किया, जो आके उन्होंने कहा बड़ी गंभीरता से कहा है और ये जनता देखेगी। ये लोग ये समझते हैं कि जो वोटर है वो बिल्कुल कहीं का, मुझे समझ में नहीं आता कि पॉलिटिशियन ऐसा बयान करते हुए क्या उनका होता है, इससे कौन प्रभावित होगा। आज गांव में भी महिलाएं साक्षर हो रही हैं, ग्रेजुएट हैं लड़कियां, एक भी महिला को ये बयान अच्छा नहीं लगेगा कटियार जी का। आम मानसिकता है और इसको बदलने की जरूरत है। और संजय झा, आज जब आप लोग बात कर रहे हैं विनय कटियार की, जिन पर एक्शन लिया जाना चाहिए, आपके सहयोगी दल के हैं शरद यादव बिहार में, आप क्या कर रहे हैं उसको लेकर? तमन्ना जी, मैंने शुरू में ही आपको कहा कि यदि किसी भी नेता ने कोई असभ्य या अभद्र भाषा का उपयोग किया है, आज हमने विनय कटियार को देखा है, और चाहे किसी भी राजनीतिक दल के हो, चाहे वो जेडीयू के हो, कहाँ के भी हो। कल आपने कैलाश विजयवर्गीय का देखा था, आपने किस तरीके से उन्होंने खुलेआम शाहरुख खान पर एक धर्म को लेके उन्होंने सियासत एक तरीके से बयानबाजी की थी, और उन्होंने अपने उस बयानबाजी में भारत के प्रधानमंत्री को टैग किया था। और इसके बावजूद कि आज एक भारत का इतना जाना माना लोकप्रिय एक अभिनेता, उस पर उनकी पार्टी दिन दहाड़े हमला करी, और ये पार्टी सरकार में है। अमेरिका में यदि ऐसा होता तो वहां पर शायद ये अमेरिका के राष्ट्रपति को माफी मांगनी पड़ती। आपने देखा है कि वहां पर सरकार के रेल मंत्रालय में आम आदमी को बताया जाता है। संजय झा, आपको टॉपिक कुछ कनेजा जी सुनिए, 2 मिनट, कनेजा जी 2 मिनट सुनिए, बीच में मत टोकिए। कितना मैं तमन्ना जी आपको यही बताने की मुद्दा है, मुद्दे तमन्ना, कैन यू आस्क हिम टू वेट प्लीज इंस्टेड ऑफ इंटरप्टिंग मी? कैन यू आस्क हिम टू स्टॉप इंटरप्टिंग मी व्हेन आई स्पीक? पॉइंट समाप्त कीजिए आपका पॉइंट। मैं संक्षेप में यही कह रहा हूं तमन्ना जी कि आप, मैं यही कह रहा हूं कि चाहे वो महिला वर्ग पे हमले हो, आज प्रियंका जी पर जिस तरीके के उन्होंने बयानबाजी की है, इस पर मैं समझता हूं इतना घटिया और घिनौनी है, मैं भारत के लोग इसका जवाब देंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरीके से हमारे अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग बयानबाजी कर रहे हैं, धर्म को लेके, मजहब को लेके, जाति को लेके, ये बहुत ही अफसोसजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है। और आज जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं पर एक तरीके से उनके हुनर, उनकी क्षमता, आज हम बात कर रहे हैं, इसका जवाब भारत की महिला देंगे। बात कर रहे हैं कि क्यों नेता हर पार्टी से बार बार महिलाओं की जो उनकी सोच है उनको एक्सपोज कर देते हैं। ये इसमें दो राय नहीं कि ऐसी घटिया सोच है, उसको छुपा नहीं पाते हैं, बीच बीच में निकल आता है। लेकिन जो संजय झा कह रहे हैं उससे मेरा एक फॉलोअप क्वेश्चन आपके लिए नरेंद्र तनेजा जी। कैलाश विजयवर्गीय ने एक बयान दिया कल, आज विनय कटियार ने कुछ कहा। इन लोगों पर आपको नियंत्रण रखने की जरूरत है। क्या आपके पार्टी के अंदर ये अब सोच बन रही है? इसके बारे में आप कुछ करेंगे? तमन्ना जी, जो विषय तो वो नहीं है, लेकिन आप संजय झा डोनाल्ड ट्रंप भी ले आए, शाहरुख खान भी ले आए, अभी पता नहीं और क्या लाने वाले हैं बहस में, जबकि इतना अहम
आपने बहुत अच्छा टॉपिक चुना और उस पर एक गंभीर बहस होनी चाहिए। लेकिन यह कि जो कल का जो मुद्दा था, शाहरुख खान जो लेकर के दिल्ली आ रहे थे अपनी फिल्म प्रमोशन को, वो किसके सहयोग से लेकर के आ रहे थे? किसने उसको फैसिलिटेट किया? अरे वो तो रेल मंत्रालय ने किया, सुरेश प्रभु ने ट्वीट भी किया उसमें। नहीं, हम कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर बोल रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर बोल रहे हैं। मैं आपको पूरी तस्वीर भी तो देखनी है ना, कि जिससे आपको ये पता लगे कि दरअसल सरकार या पार्टी की सोच क्या है, कि वो लेके आ रहे हैं और उसको सपोर्ट किया जा रहा है। ये सोच है पार्टी की, ये सोच है सरकार की। तो मेरा कहने का ये होता है, अब ये संजय झा से मैं सीधा प्रश्न पूछता हूं कि जो दिग्विजय सिंह, जो भारी नेता है कांग्रेस पार्टी के, भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं और पार्टी के नंबर 2 के नेता हैं, वो अगर वो नेहरू परिवार में पैदा हुए थे तो वही अध्यक्ष होते, वही प्रधानमंत्री बनते। उनका वक्तव्य जो उन्होंने दिया था मनीषा नटराजन को लेके, आप जरा देश को बताएंगे आपके क्या विचार हैं? इधर उधर मत जाइएगा, डोनाल्ड ट्रंप पे मत जाइएगा, शाहरुख खान में मत जाइए। इस प्रश्न का जवाब दीजिए, आपके क्या विचार है और उनको क्या सजा आपने दी? मैं जवाब देता हूं तनेजा जी, मैं आपको जवाब दे रहा हूं और संक्षेप में जवाब दे रहा हूं। मैं इंतजार कर रहा हूं कि मैं आपका जवाब क्या सजा दी जवाब ये बताइएगा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले इसका जवाब दीजिए संजय झा, आप जवाब पहले इसका दीजिए, इधर उधर मत जाइए। हाँ या नो बताइए। इधर मत जाइए, इसका जवाब दीजिए। आपने दिग्विजय सिंह को क्या सजा दी? फिर नहीं, आप जवाब पहले प्रश्न का जवाब दीजिए, आप इधर उधर मत जाइए। नेता ने कोई गलत बयान किया तो वो गलत है। माफ कीजिए, किसी भी पार्टी प्रवक्ता से, भरकम नेता, आपने उनको क्या सजा दी? किसी भी पार्टी प्रवक्ता से जवाब निकालना कितना मुश्किल है। आज दोनों संजय झा और नरेंद्र तनेजा एक दूसरे से बात करके हमको पता चल रहा है। चलिए पॉइंट पे आते हैं। अभय दुबे उसको दोहराना भी नहीं चाहता। नहीं, दिग्विजय सिंह का भी घटिया बयान था, गिरिराज सिंह ने भी घटिया बयान दिया हुआ है। इन्होंने क्या सजा दी संजय झा बताइए ना? घटिया बयान दिया हुआ है, बर्खास्त कर दिया, बहुत लंबी फहरिस्त है। लेकिन अभय दुबे प्रधानमंत्री बन जाते अगर नेहरू खानदान में पैदा हुए होते थे। अभय दुबे जी, इस वक्त क्योंकि बीजेपी सत्ता में है और जिन दो नेताओं की बात हम कर रहे हैं, जो पिछले 48 घंटे में 2 बयान आए हैं, कितना जरूरी है कि एक कड़ा संदेश जाए, खास करके यूपी चुनाव के संदर्भ में, क्योंकि अब तो बस शुरुआत हुई है। बहुत सारे नेताओं को बहुत कुछ अभी बोलना बाकी है। तो एक क्लीन कैंपेन हो, इसके लिए क्या तैयारी नहीं होनी चाहिए? क्या कोशिशें नहीं होनी चाहिए? देखिए, मैं आपकी इस भावना से और आपने जो जोर दे के बात कहा है उससे पूरी तरीके से सहमत हूं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, इसलिए दूसरे दलों के मुकाबले उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। न केवल वो जो खुद पहलकदमी लेकर कैलाश विजयवर्गीय या विनय कटियार जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, बल्कि चुनाव आयोग से भी कहना चाहिए कि चुनाव आयोग एक स्वतः स्फूर्त, एक स्पॉन्टेनियस पहलकदमी लेकर इस तरह के बयान देने वालों को नोटिस जारी करे। ये सारी कार्रवाइयां तो होनी चाहिए, लेकिन ये सारी कार्रवाइयां अपने आप में अधूरी कार्रवाइयां ही साबित होंगी। उसका वजह यह है कि हमारी राजनीति पर पूरी तरीके से पुरुषों का दबदबा है, उनकी चौधराहट है। जब तक उस चौधराहट में डेंट नहीं लगाया जाएगा, जब तक कि स्त्रियों का पक्ष खड़े होकर उसको उस चौधराहट को चुनौती नहीं देगा एकताबद्ध रूप से। आप ऐसा कह रहे हैं अभय दुबे जी, लेकिन फैक्ट ये है कि कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी है और रही है कई सालों से। क्या फर्क पड़ा है? रही है ना सबसे बड़ी नेता की बात नहीं कर रहा हूं। ममता बनर्जी नहीं, आप जो कह रहे हैं, ममता बनर्जी टीएमसी की नेता है, मायावती जी बीएसपी की नेता है। आज भी माना जाता है कि बहुत ताकतवर नेता थी जी। ऐसा नहीं है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग महिला नेताओं की कमी है, तो मायावती भी नहीं है। बिल्कुल, लेकिन यही मेरा पॉइंट है कि ऐसा नहीं है कि इस देश में महिला नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं। मेरा निवेदन यह है कि महिला नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं। इतने महिला नेता होने के बावजूद भी महिलाएं एक राजनीतिक समुदाय के रूप में अपने आप को संगठित नहीं कर पाई हैं, या उन्हें संगठित नहीं करने नहीं दिया गया है। ये पूरी की पूरी साजिश राजनीति में चलती रहती है। तो ये मैं कह रहा हूं। इस साजिश में क्या ये जो बहुत ही मजबूत महिला नेता है, वो क्या इस साजिश में शामिल नहीं है? क्या वो कुछ नहीं कर सकती थी? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। मैं आपके पास आती हूँ आश्चर्य पार्टी, लेकिन मुझे ये महिला नेता भी दरअसल
पुरुषों की राजनीति की शर्तों पर ही राजनीति का नेतृत्व करती हैं। तो अगर बदलाव वो नहीं कर सकती तो कौन कर सकता है? छोटा सा ब्रेक लेंगे। जिस मुहावरे के साथ राजनीति का नेतृत्व करती हैं वो भी उन्हें पुरुषों द्वारा दी गई है। छोटा सा ब्रेक लेंगे। अगर पुरुषों द्वारा दी गई है तो वो बदलाव क्या नहीं कर सकती? बदलाव कौन करेगा? कहां से शुरुआत होगी? क्या प्रियंका गांधी वो बदलाव करने की कोशिश कर रही है? अपने जवाब के साथ क्यों प्रियंका पर फोकस है? क्या वो एक्स फैक्टर है यूपी चुनाव में सपा कांग्रेस के लिए? सियासी पहलुओं पर हम आते हैं इस ब्रेक के बाद। महिलाओं की तरफ जो सोच है हमारे कुछ नेताओं की, वो एक बार फिर सामने आ गई है। 2 बयानों से विनय कटियार ने सीधे सीधे प्रियंका गांधी पर हमला किया है, उनकी खूबसूरती की बात करते हुए। और उसके पहले शरद यादव ने वोटों की इज्जत की तुलना बेटियों की इज्जत से ज्यादा है, ऐसा एक बयान दिया है। हम बात कर रहे हैं प्रियंका गांधी की, क्योंकि यूपी चुनाव के संदर्भ में ये हमला महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी वो एक्स फैक्टर है सपा कांग्रेस के लिए? चुनाव प्रचार में स्टार कैंपेनर वो होंगी। इस पर हम आते हैं। मनीषा प्रियम जी, आपके मुताबिक ये जो अटैक है, क्या वो यूं ही एक और बयान है या इसके पीछे कुछ और है? क्योंकि प्रियंका गांधी के रोल को लेकर बहुत सारी बातें अब चल रही है और कांग्रेस उनको प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है अपने स्टार कैंपेनर की तरह कि वो इस बार रायबरेली और अमेठी के बाहर जाकर प्रचार करेंगी। देखिए, अब मैं एक महिला होने के नाते मैं जितनी क्षुब्ध थी वो बातें मैंने पहली दफा कह दी, लेकिन एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते आपने बुलाया है मुझे यहाँ, तो मैं आपको बतलाऊं कि विनय कटियार जी का जो बयान है, भाजपा के अस्त्र में कई और बयान थे जो छोड़े जा सकते थे प्रियंका गांधी पर, और राजनीति के स्तर पर वो वाजिब राजनीतिक एक तरह से तीर होते। अगर ये कहा जाता कि डायनेस्टी पॉलिटिक्स का इस्तेमाल है, अगर वो कहा जाता कि उन्होंने अब तक कोई खुद चुनाव का कोई पद नहीं जीता है, या उनको राजनीतिक एक्सपीरियंस जो है वो हल्का है, तो ये सारी बातें जो मंजूर रहती। तो ये प्रक्षेपास्त्र कटियार जी का जो है वो एक तरह की उनकी एक छवि है कटियार जी की, और वो छवि हम सबको पता है कैसी छवि है। तो उसके साथ वो एक मर्दत्व मिक्स करते हैं और ये सीधा सीधा बताते हैं कि उनके पास एक इंडेक्स है कि कितनी सुंदर महिलाएं, और एक साथ वो लपेट जाते हैं कि उनकी पार्टी का ऐसा वो अभी बता रहे हैं कि हमारे पास मतलब शर्ट सफेद जो है ज्यादा सुंदर। तो एक तरह से वो बता रहे हैं कि वो किस तरह की पॉलिटिक्स के लिए स्टैंड करते हैं। उनकी पॉलिटिक्स के हिसाब से जिस पार्टी से संबद्ध है वो उसको भी वो उसी स्केल पर नाप देते हैं, और कहीं न कहीं इस तरह के धर्म और मर्दत्व के मिक्सचर का कोई वोट जो है वो छेड़ना चाहते हैं। ये बयान उतना एक तरह से प्रियंका गांधी पे है, लेकिन एक पूरी महिला जाति पे है, और ये कह रहा है कि तुम होगी महिला जहां होगी। ये विकास और महिला और ये और वो जो नई भाषा है, इससे ज्यादा जहां श्री कटियार जी खड़े हैं उस भूमि पर वो क्लेम कर रहे हैं। नहीं, ये देखिए, जान के उनको ताजुब होगा। तमन्ना जी एक सेकंड, जान के कटियार साहब को भी ताजुब होगा कि धरती दरअसल उनके जमीन के नीचे से खिसक चुकी है बिल्कुल, और महिलाओं ने, जिस तरह से अभय दुबे जी ने कहा, महिलाओं का अपना एक राजनीतिक व्यक्तित्व भले ही ना निखरा हो, लेकिन राजनीति के पूरे अरीना में असर्टिव बनकर महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। उस बिहार में जहां की पहले मुख्यमंत्री ने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया, वहां संभव नहीं है कि विकासवादी एजेंडा छोड़कर और महिलावादी एजेंडा छोड़कर कुछ और आगे ले आया जा सके। तो एजेंडा तो महिला अपना पांव दबा ही रही है। धीरे धीरे वो परिवर्तन जो अभय जी सोच रहे हैं कि होना चाहिए और दरअसल होना चाहिए, वो काफी नजदीक है। बिल्कुल मनीषा जी, जो देखिए जो विनय कटियार ने आज कहा है उस पर आपत्ति इसलिए भी जताई जा रही कि इस तरह की सोच सिर्फ राजनीति में नहीं है, हर वर्ग में, हर सेक्टर में महिलाओं के साथ ये होता है कि वो जैसी दिखती हैं उस तरह से उनको आंका जाता है। लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं प्रियंका गांधी के राजनीतिक अपील की, और इसलिए तनेजा जी, जो कुछ कांग्रेस के समर्थक हैं वो ये थियोरी दे रहे हैं कि बीजेपी असल में डर गई है प्रियंका गांधी से, और इसलिए विनय कटियार इस तरह की बातें कह रहे हैं।
देखिए, पहली बात तो यह है कि मनीषा जी ने जो कहा और अभय दुबे जी ने कहा, मैं बहुत कम सहमत होता हूं अभय दुबे जी से, लेकिन उनकी बहुत सारी बातें जो थी बहुत अच्छी हैं और मैं उनसे काफी हद तक, उन्होंने जो पूरा एक परिप्रेक्ष्य दिया, सब कुछ दिया, मैं उनसे सहमत हूं। और ये आवश्यक है कि ठीक है, जयललिता जी हमारे यहाँ हो गई, हमारे यहाँ ममता बनर्जी भी हैं, मायावती भी हैं, इंदिरा जी भी रह ली, उसके बावजूद जितना एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट महिलाओं का होना था, हम उसके 110 के स्केल पे अभी 2 पे भी नहीं पहुंचे हैं। बहुत लंबा सफर तय करना है और सबने मिलकर करना है, पुरुष और महिलाओं ने मिलकर करना है, क्योंकि आवश्यक है देश की प्रगति के लिए, नहीं तो देश की प्रगति नहीं हो पाएगी। अब आपका जो पॉइंटेड प्रश्न था उसका ये देखिए, हमारा जो एजेंडा है बिल्कुल अलग है। हमारा एजेंडा हमारा एजेंडा ये है कि वहां पे हमने देखा सपा बसपा दोनों इतने सालों से रहे और हमने ये देखा कि वहां पे किसी भी तरीके का डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, चाहे वो विमेन एम्पावरमेंट का हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का हो, या कुल मिला के जीडीपी का हो। हम इन सबसे प्रियंका जी आए हैं, उनको स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। प्रियंका गांधी जी आई हैं, कांग्रेस को पूरा अधिकार है जिसको लेके, और वो क्यों नहीं आए, बिल्कुल आना चाहिए, है ना। लेकिन उस सबसे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां तक आपने कहा डरने की बात है, भारतीय जनता पार्टी में ये डर शब्द जो है ये हमारे शब्दकोश में नहीं है। हम प्रयास करते हैं, हमारा मिशन है। अगर ये डेमोक्रेसी है, जनता को हमारी बात पसंद आती है, हमको वोट देगी। अगर हमें हमारा एजेंडा उनको पसंद नहीं आता, हमको वोट नहीं देगी। ये तो महिला जो आपके 50% वोटरों का 50% हिस्सा है, शायद आपको नेताओं को ये भी कहना चाहिए, जो 50% आपके वोटर हैं उनको आप इस तरह से गुस्सा मत दिलाइए, यही मैं हम महिलाओं के बारे में कुछ भी बोलकर। लेकिन संजय साहब, प्रियंका गांधी पर जो एनालिसिस हो रही है उसका दूसरा हिस्सा ये है कि प्रियंका गांधी को इसलिए भी आगे लाया जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी पूरी तरह से विफल रहे हैं और राहुल फैक्टर को भुलाने के लिए प्रियंका गांधी को अब चेहरा बनाया जा रहा है। तमन्ना जी, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं और बहुत जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस भविष्य में और भी मजबूत होगा और कांग्रेस पार्टी के सामने कोई जो कहते हैं जो हुनर या क्षमता की कोई कमी नहीं है। और प्रियंका गांधी जी के आने के बाद ये तो आपके सामने खुलेआम दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, उनका घबराहट तो उनके चेहरे पर दिखता है। अब आपको मैं ये जमीनी स्तर से मैं आपको कुछ फीडबैक दे रहा हूं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन उत्तर प्रदेश में उसके होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूट रहे हैं इस ठंड में। तो मैं यहाँ पर तनेजा जी की दुविधा या कश्मकश में समझता हूं, मैं उनके साथ सहानुभूति भी दिखाऊंगा, परंतु इस बात पर कोई इसको नजरअंदाज नहीं कर सकता है कि अभी भारतीय जनता पार्टी की बयानबाजी में जिस तरीके की एक मैं समझता हूं घिनौनी एक बदबू आ रही है, वो यही सिद्ध करता है कि ये पार्टी किसी भी स्तर तक गिरने के लिए तैयार है यदि इसको लगे कि उनको कोई राजनीतिक लाभ हो। राहुल गांधी के बारे में आप महिला वर्ग पर हमला करके क्या बोलते हैं? आपको खुद को भी समझ में नहीं आता आप क्या बोल रहे हैं, दर्शक तो समझेगा ही नहीं, आपको खुद को समझ में नहीं आता होगा, आप बोल क्या रहे हैं? अरे तनेजा जी सुनिए, तनेजा जी सुनिए, आपको लगा राजनीतिक एनालिसिस कर रहे हैं प्रियंका गांधी, आप राजनीतिक एनालिसिस कर रहे हैं प्रियंका गांधी, तो प्रियंका जी को क्यों लेके आए आप? तनेजा जी के समझ में नहीं आ रहा है, तो प्रियंका जी को क्यों लेके आए? तमन्ना जी, राहुल गांधी, रामकृपाल सिंह जी, मैं पूछना चाहती हूँ उनका क्या एनालिसिस है प्रियंका फैक्टर पर? राहुल गांधी फेल हो गए, प्रियंका जी को लेके आ रहे हैं, वो विफल हो गए, इसलिए उन प्रियंका जी को लेके रामकृपाल जी जरा सुनिए। प्रियंका गांधी एक ऐसा वेपन है, एक ऐसा वेपन है कांग्रेस पार्टी के पास जो बार बार वो आगे लाते हैं अलग अलग चुनावों में। लेकिन इस बार एक संजय झा जी, उत्तराखंड, तनेजा जी और संजय झा जी, हमारे एनालिस्ट की भी बात सुन लीजिए। राहुल गांधी फेल हो गए, उनके हमारे एनालिस्ट की भी बात सुन लीजिए। ह्यूमन है, क्या बुराई हो गई? इस बार देखिए प्रियंका गांधी हर बार कैंपेन करती है, मोदी जी का तो पूरा भंडाखोर हो चुका है। प्लीज मेरा सवाल है रामकृपाल सिंह जी से, मुझे उनको सवाल पूछने दीजिए प्लीज, मैं चिल्लाना नहीं चाहती हूँ। तनेजा जी और संजय झा जी, एक मिनट, औरों की भी बात सुन लीजिए, औरों की भी बात सुन लीजिए। रामकृपाल, मेरा आपसे सवाल है कि प्रियंका गांधी हर चुनाव के पहले प्रकट होती है प्रियंका गांधी जी, और वो कुछ हिस्सों में लिमिटेड तौर से कैंपेनिंग करती है, क्या इस बार उनका रोल अलग दिख रहा है और उसके क्या कारण हो सकते हैं? देखिए तमन्ना जी, सोनिया गांधी जी जब राजनीति में आई थी
उसके कुछ ही दिनों के बाद उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा हिस्सा था जो जहां पे दीवारों पे पोस्टर भी लगे थे और प्रियंका लाओ, प्रियंका जी के बारे में बहुत पहले से, जब राहुल जी का कोई नाम भी उत्तर प्रदेश में नहीं लेता था, तब प्रियंका के एक बहुत बड़े फॉलोअर और लोग वहां थे कि प्रियंका जी को राजनीति में लाना चाहिए। ये उनके परिवार का मामला था, उन्होंने जो भी फैसला किया, फिर धीरे धीरे राहुल जी को लाया गया। प्रियंका जी सिवाय रायबरेली और अमेठी के उसके बाहर कभी नहीं गई, ये उनका निजी फैसला जो भी रहा होगा। लेकिन मैं बता दूं आपको, प्रियंका जी को लेकर के ऐसा नहीं है कि प्रियंका जी को लाया जा रहा है या नेता बना जाए। प्रियंका जी के एक बहुत बड़ी फॉलोअर वहां उत्तर प्रदेश में लोग हैं और वो चाहते हैं। और मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ये जो करिश्मा इस बार हो जाएगा, क्योंकि सफलता को कई बार सीटों से ही मापा जाता है। मैं नहीं मानता हूं कि सीट ही सफलता होती है। ये देखना पड़ेगा कि कांग्रेस जिस हालात में थी, उस हालात में समाजवादी पार्टी का सहारा और प्रियंका के सहारे से वो कितना परसेंट उसका विस्तार उत्तर प्रदेश में पुनः है, कम से कम वो कितना आगे बढ़ती है। मैं एक चीज और बता दूं, देखिए प्रियंका जी की पूरी पर्सनालिटी का अगर देखिए, एक चीज है, प्रियंका जी को कभी, राहुल जी को कभी आपने जब भी सुनते हैं लगता है कि बिना उत्तेजित हुए वो कुछ बोलते नहीं है। और प्रियंका जी को चाहे जितना भी आप उत्तेजित करने की कोशिश करें, उनमें उत्तेजना है ही नहीं। एक लीडरशिप की जो क्वालिटी होती है कि वो कभी भी उत्तेजित नहीं होती। और उनमें जैसा ये कहा जाता है, मैं नहीं जानता उसका वोट में कितना तब्दील होगा, श्रीमती गांधी का एक पूरा पर्सनालिटी उनमें दिखाई पड़ती है, ऐसा लोगों का मानना है उत्तर प्रदेश में। तो मैं ये कह रहा हूं कि प्रियंका जी उत्तर प्रदेश के लिए कोई नया चेहरा नहीं है। पहले से ही पब्लिक को उनको एक तरह से उनके लिए वहां पब्लिक की डिमांड रही है। अब वो बात है कि जिस मौके पर वो जा रही हैं, जो हालात आज कांग्रेस के हैं, जब सोनिया गांधी आई थी, जब 10 साल यूपीए शासन में रही, तब प्रियंका जी को अगर लाया गया होता, लेकिन वो परिवार का मामला है, उन लोगों ने सोचा होगा कि नहीं राहुल जी को आगे बढ़ाना है, जो भी हो। लेकिन मैं कह रहा हूं कि प्रियंका जी के लिए यूपी में स्कोप है। वो इस 2017 में साबित होगा, 19 में होगा, या वो 24 में होगा, 23 में होगा, वो एक अलग की बात है। नहीं, लेकिन इस बार जिस तरह से वो आ रही हैं, वो क्या दिखाता है कि क्या कांग्रेस पार्टी में भी एक अब रियलाइजेशन आ रही है कि सिर्फ राहुल से काम नहीं चलेगा? नहीं, देखिए ये तो संजय जी बताएंगे कि क्या हो रहा है। अभी तक प्रियंका गांधी के पास में जी देखिए, मैं समझता हूं कि अभी तक प्रियंका गांधी के पास में ऐसा कोई सुपरिभाषित मतदाता समूह नहीं था जिसको वो पूरे प्रदेश के मंच से संबोधित कर सकती। इसलिए वो जानबूझकर एक रणनीति के तहत केवल अमेठी और रायबरेली वाले हिस्से में ही सीमित रहती थी। इस बार उनका समाजवादी पार्टी के साथ जो समझौता हुआ है, उसने उन्हें एक मौका प्रदान किया है। एक बिल्कुल नए किस्म का मौका है जिसमें वो बड़े पैमाने पर उस पिछड़े वर्ग के मतदाता मंडल को भी संबोधित कर सकेंगी जो कि लंबे अरसे से कांग्रेस के साथ नहीं है, और उस मुस्लिम मतदाता मंडल को भी संबोधित कर सकेंगी जो कि समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस को छोड़कर चला गया था। इसके साथ में कांग्रेस का अपना जो 7-8% का स्थायी मतदाता मंडल है जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में फैला हुआ है, उसको भी संबोधित कर पाएंगी। तो अब जब प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली की सीमाओं को छोड़कर बाहर निकलेंगी और पूरे प्रदेश का दौरा करेंगी, उसके बाद उनकी अपील बहुत ज्यादा प्रभावी होगी और उन्हें भी अपने नेतृत्व की, अपनी अपील की, अपनी आवाज की परीक्षा करने का मौका मिलेगा। देखिए, अभी वो एक बंद मुट्ठी की तरह हैं। उनका प्रभाव कितना है, उनका करिश्मा कितना है, ये अभी केवल कयास की बात है। हम लोग स्पष्ट रूप से इस बात को नहीं जानते लेकिन हैं। ये कयास इस चुनाव में साबित होगा क्या वास्तव में उनके पास ऐसा करिश्मा है जो पूरे उत्तर प्रदेश। ये कयास कब से चल रहा है? 2014 में हमने देखा, उसके पहले 2012 में हमने देखा। और तनेजा जी, आप इसमें बोलना चाह रहे थे, चल रहा है क्या आप लोग उन्होंने खुद भी ऐसा मौका नहीं दिया कि वो इस कयास को एक तथ्य में बदल सकें। जी तनेजा जी, नहीं कह रहा हूं, ये कयास लंबे अरसे से चल रहा है, उन्होंने खुद भी ऐसा मौका नहीं दिया कि इसको उस तथ्य में बदल सकें। तमन्ना जी, देखिए, पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूं कि देखिए, सबको था कि पता नहीं राहुल गांधी जी की जब मुट्ठी खुलेगी उसमें से शायद हिंदुस्तान में क्रांति आ जाएगी, कांग्रेस का पुनर्जन्म हो जाएगा, कांग्रेस 400 सीटें लेके आ जाएगी। कुछ नहीं हुआ। अब लोगों को इनको ये बेचना चाहते हैं, भैया ये प्रियंका जी की जो बंद मुट्ठी है, इसके अंदर कांग्रेस जो है बच जाएगी और इनकी उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी और 2019 में भारत में शायद जो है 600 सीटें आ जाएंगी। अब हम तो चाहते हैं मुट्ठी खुल जाए,
हम चाहते हैं इसी चुनाव में मुट्ठी खुल जाए और 11 मार्च को जब रिजल्ट आएंगे तो पता लगेगा इस मुट्ठी के अंदर जो लोग सोच रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी की मुट्ठी खुली तो मिट्टी निकली, प्रियंका जी की मुट्ठी भी खुल जानी चाहिए, खुल जा, पता लग जाएगा। कुछ होने वाला नहीं है, कांग्रेस की कोई आधार उत्तर प्रदेश में नहीं है। तमन्ना जी जब श्री नरेंद्र मोदी के मुट्ठी खुले, जब श्री नरेंद्र मोदी के मुट्ठी खिले तब तो हमने देखा कि सबका साथ सबका सर्वनाश हो गया, बुरे दिन के माहौल आ गए। प्रियंका गांधी की बात करें, मुट्ठी खुलेंगे तो क्या निकलेगा, वो तो नरेंद्र मोदी जी का खुलासा तो हो चुका है। हम प्रियंका गांधी की बात करें और हमने आपसे पूछा था कि क्या आपके मुताबिक प्रियंका गांधी एक्स फैक्टर साबित होंगी। हमने आपसे पूछा था कि क्या प्रियंका गांधी सपा कांग्रेस के लिए एक्स फैक्टर साबित होंगी। 55% लोग कह रहे हैं हाँ। अब देखना होगा कि आगे आगे किस तरह से प्रियंका गांधी अपने पॉलिटिकल करियर की वाकई मजबूती बनाती है, और अगर और उन पर अटैक आए तो शायद उनके लिए राजनीतिक तौर पर ये फायदेमंद ही साबित होगा। उनके प्रतिद्वंदियों को इसके बारे में सोचना होगा, खास करके महिला होने पर अगर अटैक आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ आवाज अड्डा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।